नमस्कार, एमएच प्राइम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। हरियाणा चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और नगर निकाय चुनाव के लिए जहां 29 जून को मतदान किया जाएगा तो वहीं 22 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके अलावा उम्मीदवार 30 मई से 4 जून के बीच में नामांकन कर सकेंगे। इसी के बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 27 और 28 को अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें वो आगामी चुनावों पर मंथन करेंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जब पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है तो हरियाणा में एक मजबूत स्थिति में आना चाहती है। और इसके साथ आपको बताया कि सुशील गुप्ता ने सीधे तौर पर कहा था कि हम यानी कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे मजबूत विकल्प के तौर पर उतर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी जो है वो दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर भी पार्टी की मजबूती संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम जो पूर्व विधायक है उन्हें पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 22 जून को नतीजे सामने आएंगे। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की या जहां पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और नॉमिनेशन वापसी की तारीख के साथ साथ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान। निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। 7 जून को नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट। 30 मई से शुरू होगा नॉमिनेशन। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। मतदान के लिए बढ़ाया गया 1 घंटे का समय। 28 नगर पालिका, 18 नगर परिषद के चुनाव। निकाय चुनाव में इस्तेमाल होंगी 4000 ईवीएम। 10,000 कर्मचारी निकाय चुनाव में लेंगे हिस्सा। 22 जून को की जाएगी मतगणना। निकाय चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 27 और 28 मई को हिसार में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव समेत चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे उदय भान ने कई पूर्व विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो पंजाब के बाद अब पार्टी की हरियाणा पर नजर टिकी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव में
कौन कितना दमदार बनकर जनता के बीच उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, यानी कि शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। और आपको बता दें कि इसके जरिए पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे और जनता किसके तरफ है। इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांडा ने जो है लोगों के बीच में गई थी और उन्होंने प्रतिक्रिया भी अपनी दी है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर आज मैं कुंडली नगर पालिका में मैं आई हूँ और वहाँ पर सभी जो हमारे त्रिदेव हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी पन्ना प्रमुख हैं, सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और इसको लेकर सारा हरियाणा में हम सभी मंत्रियों की, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सबको अलग अलग से नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उनकी ड्यूटियाँ लगी। इसको लेकर आज मैं सोनीपत में आई थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी है और हम इसमें लगे हुए हैं। तो लंबे अरसे के बाद हरियाणा के निकायों को अपना जनप्रतिनिधि मिलने वाला है। जी हां, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से 17 मई को रोक जो है वो हटा दी गई थी और अब सरकार के ऊपर में छोड़ा गया था कि आप चुनाव कब कराते हैं। तो सरकार ने तारीख को तय कर लिया है और तारीख तय की है 19 जून की। और 19 जून को जो है वो मतदान होगा सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। 1 घंटे का वक्त भी बढ़ाया गया है, जो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी दी। लेकिन इसको देखते हुए राजनीतिक दल कितने सक्रिय हो चुके हैं उस पर अब हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। अगर हम बात यहां पर करें सिरसा, भवानी, फतेहाबाद, हांसी, इन इलाकों की, तो यहां पर जेजेपी और इनेलो के बीच में कड़ी टक्कर है। जेजेपी का फिलहाल गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है, यानी कि सरकार में है जननायक जनता पार्टी। इसी के साथ आपको बता दें झज्जर, रोहतक, सांपला, ये सब जो एरिया है, ये सारे जो इलाके हैं, यहां पर कांग्रेस का अपना दबदबा है। लेकिन जिस तरह से एक विपक्ष की भूमिका में है, एक अंतर गुटबाजी जो साफ तौर से नजर आती है, क्या इसका असर पड़ेगा? लेकिन उदय भान संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पूर्व विधायकों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई और संगठन को मजबूत करने की कोशिश लगातार उनके तरफ से की जा रही है। और इसके बाद बैठकों का दौर होगा, जनता से भी मुखातिब होंगे उदय भान और उनके तरफ से जनता को कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए एक जो तैयारी है, एक जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये निकाय चुनाव फिलहाल नया, लेकिन सीधे तौर पे कहा गया है कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है कि हम लड़ेंगे तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले आपको बता दें, मेयर चुनाव छोड़ दिया जाए तो अपने सिंबल पर कोई भी वार्ड में प्रतिनिधि जो है नहीं लड़ता था और सिर्फ मेयर का चुनाव उनके अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाता था। लेकिन इस बार हर पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और देखना होगा कि क्या वाकई सारी पार्टियां जो हैं वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं। और चलिए, हमारे साथ तीनों मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र सिंह है बीजेपी की तरफ से, वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो वहीं राकेश गर्ग हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। राजकुमार सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले हम सर आपके पास आएंगे और आपसे एक कहे तो हाई कोर्ट ने जिस तरह से 17 मई को एक रोक हटाई और सरकार से कहा कि आप जब भी चुनाव कराना चाहें, और उसकी तारीख का आज ऐलान भी कर दिया गया है। पूरी एक जब बातें हुई, सब कुछ हुआ, तो एकमत होकर के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बहुत लंबे अरसे के बाद निकाय चुनाव को अपना जनप्रतिनिधि मिलेगा। जो विकास का कार्य रुका हुआ था हर हलके में, हर इलाके में, अब वो सुचारू तौर पर होगा। सबसे पहले तो आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि ये जनप्रतिनिधि आने के बाद किस तरह की जो तस्वीर है वो रहेगी। देखिए, एक तो इस बात का स्वागत करना चाहिए कि 1 साल से जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित थी स्थानीय निकाय हैं, अब उनको स्थानीय निकायों को निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मिल पाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए, ये मानना चाहिए कि इससे 1 साल के दौरान विकास कार्य पूरी तरह ठप रहे होंगे, क्योंकि सरकार का अपना तंत्र तो था ही। ये सही है कि विकास कार्यों तय करने में, दिशा तय करने में निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए जनता का सीधा दखल नहीं रहा होगा, लेकिन काम चलते रहे। वो काम कितने हुए कितने नहीं हुए वो चुनाव में एक आकलन का विषय होगा। दूसरी बात,
तैयारी की अगर बात जी। करें, मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमेटियां बना दी थी निकाय के लिए, पालिकाओं के लिए। जेजेपी ने तो कुछ पर्यवेक्षक तय किए थे। उस लिहाज से देखें तो अपोजिशन को उतनी तैयारी का समय इन चुनावों के लिए नहीं मिल पाएगा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि पहली बार होगा कि जब सभी दल अपने सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छी बात है जी। कोई अगर आप चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो सिंबल से परहेज क्यों है? ये मानना कि बिना सिंबल के लड़ने पे सामाजिक तनाव नहीं बढ़ेगा या बहुत सौहार्द बना रहेगा, ये सब मन को भरमाने की बात है जी। जो उम्मीदवार लड़ते हैं सबकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं सबको मालूम होती हैं, कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन उनको वोट करता है, सबको मालूम है। तो ये अच्छी बात है कि सभी पार्टियां अपने सिंबल पर लड़ने की बात कर रही हैं और कौन कहाँ खड़ा है ये पता चल जाएगा। बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि जो अभी तक हम मानते रहे हैं कि नगर पालिका हो या नगर परिषद, आमतौर पर शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों से, और ये वो क्षेत्र माने जाते हैं जिनको परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाला क्षेत्र माना जाता है जी। तो एक तो ये देखना होगा। दूसरा, भाजपा और जसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं, बिल्कुल। ये बड़ा सवाल है जी। जी राजकुमार जी, ये बड़ा सवाल है प्रदर्शन निर्भर करेगा। एक तरफ दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी जी जी। जो इनेलो जैसी छोटी पार्टियां हैं, हाँ, क्योंकि चुनाव छोटा होता है, मतदाता बहुत ज्यादा नहीं होते एक वार्ड में, तो वहाँ छोटी पार्टियों का भी अपना एक दबदबा या दखल रहेगा। और सबसे अहम बात आम आदमी पार्टी की जो आपने कही, और जो अगले विधानसभा चुनाव को लेके गंभीरता से तैयारियां कर रही है, खासकर पंजाब में जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता उनको मिली है, तो आम आदमी पार्टी किस तैयारी के साथ, किस रणनीति के साथ लड़ती है और हरियाणा वासियों का उनको कैसा समर्थन मिलता है, ये मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी हरियाणा की भावी राजनीति को ध्यान में रखें तो। जी। मैं भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगे। आपने यहाँ पर राजकुमार जी को भी सुना है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो निकाय हैं उन्हें जनप्रतिनिधि मिलने वाले हैं, और सीधे तौर पर सर आपसे ये समझना कि क्या अपने सिंबल पे चुनाव बीजेपी लड़ेगी और जेजेपी बीजेपी मिलकर के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसपे अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये ज्यादा समय के बाद जो चुनाव हुआ जी, इसमें हमारी सरकार का और पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो एक अमेंडमेंट हुई थी, कुछ लोग जो कांग्रेस के लोग थे उनको ये अमेंडमेंट पसंद नहीं आई और वो लोग कोर्ट में चले गए थे, जिसकी वजह से ये चुनाव लेट हो गए। और दूसरा, हमारी भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो आपने सवाल किया, भाजपा जसपा मिलके चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमेटी है हमारी पार्टी की जी, और वो कमेटी बैठ के 27 और 28 को हमारी हिसार में मीटिंग होगी, वो तय करेगी कि हमको चुनाव मिलके लड़ना है। ये तो एक संगठन, कोई एक दो आदमी तो कांग्रेस की तरह है नहीं कि दोनों बाबू बेटों ने बैठ के फैसला कर दिया और वो लागू हो गया। हमारे यहाँ तो पूरा संगठन है और हमारी इलेक्शन की कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि कैसे हमको चुनाव लड़ना है, और सारा काम 27-28 तारीख को हम तय करेंगे। और हम चुनाव के लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है, हमारे को कोई चुनाव में दिक्कत नहीं आती। हमारी पार्टी के सारे नेता, हमारी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी और वर्कर हर समय जनता में 24 घंटे रहते हैं, और हर गरीब से गरीब आदमी जो आखिरी लाइन में बैठा है उसके लिए उसकी कठिनाइयों को दूर करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और कठिनाइयों को दूर करते हैं। इसलिए हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारी पार्टी के जो लोग होंगे वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। और जो कांग्रेस की बात है, उसका जैसे 90% लोगों की जमानतें जब्त हुई थी अभी 4 राज्यों में, यहाँ हम 100% लोगों की जमानत जब्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर आम आदमी पार्टी को हल्के में कैसे ले सकते हैं? पंजाब का चुनाव तो याद है सभी को। देखिए, जो लोगों ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव में वोट दिया था, अब लोग पछता रहे हैं वो। और ये जो केजरीवाल इसके संयोजक है, वो कोई बयान देते हैं। उन्होंने पंजाब में बयान दिया था जब चुनाव चल रहे थे
कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। और सरकार बनते ही सबसे पहला काम उन्होंने हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करने का किया। चंडीगढ़ के ऊपर रेजुलेशन पास कर दिया, SYL के ऊपर पास कर दिया और कहा कि हम एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। इसलिए हरियाणा की जनता बहुत ही शानी और पढ़ी लिखी है, इनको कहीं घुसने नहीं देगी और इनका तो कोई नाम ही नहीं लेगा। ये तो वैसे ही हवा में है, इनका कोई भी जनाधार हरियाणा में बिल्कुल नहीं है और इसका पता अभी चुनाव में भी लग जाएगा। ठीक है, राकेश गर्ग साहब आपके पास आएंगे। सत्ताधारी दल जो है निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक देखें तो मैराथन एक बैठके जो है उनकी तरफ से किया जा चुका है। कांग्रेस की तरफ से अगर कहें तो संगठन को मजबूत करने की कोशिश अब की गई है। नवनियुक्त उदय भान जो है वो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है और फिलहाल वहां पर भी बैठक होगी और उससे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्व विधायकों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। लेकिन क्या ये देरी, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, जनता के बीच में जाना है, उनसे मुखातिब प्रतिनिधियों को चुनना है कि कौन जनता के करीब है और किनको जनता जो है वो चुन करके ला सकती है, किस तरह की तैयारी है इस निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। किरण जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश वासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि लोकतंत्र की देखिए सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के हो चाहे वो लोकसभा के हो, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से ही जनता को उनके चुने हुए प्रतिनिधि मिलते हैं जो जनता की आवाज को सरकार तक और शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि ये जो अब निकाय के चुनाव अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब अपने असली स्वरूप के अंदर होंगे और ये चुनाव होंगे, सरकार के तमाम प्रयास विफल हुए। भाजपा सरकार कोर्ट के अंदर ढंग से पैरवी नहीं कर पाई, किसी बात को ढंग से रख नहीं पाई और सरकार, भाजपा सरकार, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि 1 साल की देरी हुई। 1 साल पहले ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, लोगों को उनके जनप्रतिनिधि मिल जाने चाहिए थे, लेकिन खट्टर सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि ये सरकार पूरी तरह से हरियाणा के अंदर अलोकप्रिय हो चुकी है। इनके मंत्री आप देखो, पिछले चुनाव के अंदर तमाम मंत्री चुनाव हार गए थे। उसके बाद जेजेपी के खिलाफ जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। जेजेपी की अपनी एक अलग कहानी है। और संगठन की अगर मैं बात करूं, संगठन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसी पद का मोहताज नहीं है किरण जी। जमीन पर हम पहले भी मौजूद थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और जमीन पर आज भी मौजूद है। आज अगर संगठन की बात करो तो भाजपा के संगठन के ऊपर सवाल बहुत अच्छे से खड़े किए जा सकते हैं। दक्षिण हरियाणा की तरफ आप चले जाइए, राव इंद्रजीत सिंह जी की महत्वाकांक्षा और उनकी जो पार्टी लाइन है वो बिल्कुल अलग चलते हैं। इधर वीरेंद्र सिंह जी की तरफ चले जाइए, वो करीब करीब ऐसे हैं जैसे कि पार्टी में है या नहीं पता नहीं है। तो राकेश गर्ग जी, ये मान करके चले कि उनकी जो कमियां है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, कोर्ट में सही से पैरवी नहीं कर पाए, ये सब आपकी जीत के लिए स्ट्रैटेजी होंगे? क्या रणनीति है, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। क्या उनकी कमियां आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होगी या जनता के मुद्दे आपके लिए? सरकार की नाकामी, किरण जी आप एक बात को समझिए, सरकार की नाकामी, सरकार की फेलियर और सरकार का लोगों के प्रति उदासीन रवैया और सरकार का लोगों से, जिन लोगों ने चुनकर सरकार को बनाया, उन लोगों के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार अपनी मस्ती में मस्त है और हरियाणा हर मामले में त्रस्त है। बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, प्रदेश को बिल्कुल एकदम अपराध के गर्त के अंदर डाल दिया गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था, आज वो महंगाई और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। ये सरकार भी जानती है, ये मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और इसलिए चुनावों से भागने का प्रयास हो रहा है। हमने बड़ी पार्टियों की तो बात की सिंह साहब, लेकिन इसके साथ छोटी पार्टियों का अगर निकाय चुनाव में देखें तो दबदबा होता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, ये सब जगहों पे जेजेपी और इनेलो, इन दोनों का दबदबा है। तो कहीं ना कहीं टक्कर बहुत जबरदस्त है, चुनौती बहुत ज्यादा है छोटी पार्टियों के साथ खास तौर पे। देखिए, मेरे जो साथी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी बोलते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की जब हार गए थे, ये जिन नेता का नाम ले रहे थे, जिनकी ये पॉपुलरिटी का गुणगान कर रहे थे हरियाणा में, वो तो 2.25 लाख से चुनाव हारे थे। जो आदमी खुद 2.25 लाख से चुनाव हार गया हो, उसके बूते पर, उसके बलबूते पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे संभव नहीं लग रहा। दूसरी, आपने कुछ विधायक जो ज्वाइन किए हैं, वो कोई विधायक, नए विधायक नहीं है।
वो पहले भी कांग्रेस पार्टी में थे, घिसे पिटे लोग हैं जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब इनके पास ये गुटबाजी की वजह से और 5 राज्यों में इनकी जमानतें जब्त होने की वजह से इनके पास उम्मीदवार नहीं है। इसलिए उन घिसे पिटे लोगों को दोबारा कांग्रेस में लाके उनको कम से कम ये उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहते हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी स्तर पर है। कुछ लोग तो पार्टी छोड़ गए हैं और कुछ लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। और जो छोटे छोटे दल हैं सर, उनके लिए नहीं, जो छोटे दल हैं, देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव होंगे निकाय के, उसमें 90-95% पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। और ये जो छोटे दल हैं जिसमें कांग्रेस भी लगा लो, आम आदमी पार्टी, इनेलो वगैरह लगाओ, इनकी लड़ाई तीसरे और चौथे नंबर की रहेगी। ना ये कभी लोगों के बीच में जाते हैं, ना इनका कोई संगठन है, ना लेना ना देना। ये तो कभी 8-8 महीने में, 8-8 साल में नाम तो चिंतन बैठक का करते हैं, लेकिन ये तो चिंता अपने परिवार के, कौन राज्यसभा में परिवार का आदमी जाए, कौन अपना रिश्तेदार जाए, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। गर्ग साहब, अब और अपनी ना बात ये को रखिए। और परिवारवाद का आरोप लग रहा है जो इसके पहले भी चुनावों में लगता रहा है, और एक बार फिर से ये मुद्दा उठा। किरण जी, मैं जो भूपेंद्र जी बात कर रहे हैं ना, मैं उनको उनकी बात का जवाब दे दूं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, और भाजपा के प्रवक्ता इस बात को भूल गए हैं कि इनके और हमारी वोटों का अगर आप अंतर निकालोगे तो टोटल 4550 के करीब वोटों का डिफरेंस रहा था। सत्ता के अंदर थी भाजपा 5 साल, हम विपक्ष के अंदर थे, हमारे को उसके बावजूद हमारी और इनकी सीटें में 9 का डिफरेंस है। लेकिन वोटों के अंदर अगर करें तो अगर 4550 वोट हमारे पास और होती तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते। और हार और जीत की बात मैं आपको बता दूं, इनके जो बड़े बड़े कद्दावर मंत्री थे वो सारे के सारे चुनाव हार गए थे। और छोटी पार्टी की मैं आपको बात बताऊं, अभी भूपेंद्र जी शायद भूल गए कि आज ये जो इनेलो का एक टुकड़ा है जजपा, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। एक समय ऐसे था कि जब इनेलो सरकार में होती थी, इनकी महज या 2 या 3 सीटें होती थी, तो सबसे छोटी पार्टी सत्ता सुख के लालच करने के अंदर ये अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर कभी भी एक कहते थे कि जमुना पार, एक कहते थे 75 पार, और चुनाव के बाद बन गए भाजपा जजपा दोनों यार। ये सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आऊंगी सिंह साहब आपके पास, उससे पहले राजकुमार जी के पास में और अब संगठन की, किरण जी मैं एक बात और कह देता हूँ, एक बात और कह देता हूँ, ये जो सरकार देरी करना चाहती थी चुनाव के अंदर, उसके पीछे सरकार का जो मंशा थी वो भय था, डर था। एक्चुअली में सरकार को पता है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो जो ये सुशासन का और जो ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये ढोल फट जाएगा और ये सरकार की पोल खुल जाएगी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, 19 जून को वोट पड़ेंगी और इस सरकार का पतन उस दिन से निश्चित हो जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना है यहाँ पर, और एक सवाल इसमें यह भी उठ रहा है कि हम देखते हैं लोकसभा के मुद्दों से अलग हट करके विधानसभा का मुद्दा होता है, क्योंकि वो एक राज्य का होता है। क्या निकाय चुनावों का भी मुद्दा एक अलग होता है जिसको एक राजनीतिक पार्टी को समझने की जरूरत है, और छोटे दल उसमें कितनी बड़ी जो अहम भूमिका होती है वो निभाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, विधानसभा में राज्य के मुद्दे हावी होते हैं, और जब हम स्थानीय निकाय की बात करते हैं तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत हावी होते हैं। कहाँ कितना विकास हुआ, कहाँ कितनी समस्या है, क्या समस्या है, और किसने कितना काम किया उस समस्या के समाधान की दिशा में। यही वजह होती है कि कई बार स्थानीय निकाय चुनावों में या पंचायत चुनावों में भी जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, समाज सेवी की भूमिका में भी सक्रिय रहते हैं, वो भी राजनीतिक दलों पर भारी पड़ जाते हैं। तो मुद्दे बिल्कुल अलग अलग होंगे। हम जो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि स्थानीय निकाय चुनावों में वो मुद्दे निर्णायक साबित होंगे। दूसरी बात, दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात कह रहे थे। मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं का काम है अपने दल की बात करना, लेकिन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये चुनाव 1 साल या 1.25 साल बाद हो रहे हैं तो इसमें न तो कोई सरकार की भूमिका है, न कोई सत्तारूढ़ दल की भूमिका है। सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, हर सरकारों का अधिकार है, सही था गलत था उसको आपने चैलेंज किया, मामला कोर्ट में था, कोर्ट से हरी झंडी मिली, अब चुनाव की घोषणा हो गई। तो मुझे लगता है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि ये तो सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। मुझे तो इस देश में कोई ऐसा दल नजर नहीं आता या कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जो सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता हो, संत बनने के लिए करता हो, तपस्या करने के लिए करता हो।
तो फिर जोड़ तोड़ क्यों करते हैं? तीसरी बात, कांग्रेस के संदर्भ में एक जो मुझे बड़ी चुनौती नजर आती है वो ये है कि लंबे अंतर कलह के बाद और 8 साल से हरियाणा में बिना संगठन के बाद अब एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं जिनसे कांग्रेस को उम्मीद है कि संगठनात्मक ढांचा बन जाएगा। लेकिन ढांचा तो आप 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में बना सकते हैं। आप नीचे जनाधार कैसे तैयार करेंगे हफ्ते भर में, 10 दिन में? या जो आपके 4 गुट या 5 गुट हैं, नेताओं की गुटबाजी है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं, साथ बैठने को तैयार नहीं है, उसको कैसे दूर करेंगे? वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए होगी कि इस चुनाव में, जैसे मैं पहले भी कहा, कि बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं होता एक वार्ड में और बहुत कम मतों पर हार जीत होती है। तो जो गुटों के नेता है वो हो सकता है कि जनाधार की दृष्टि से एक दूसरे से कम ज्यादा हो, लेकिन जब लोकल चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, कम वोटों पर हार जीत होती है, तो हर नेता की अपनी से होती है और उस चुनाव को बदलने का, प्रभावित करने का माध्यम रखता है। राजकुमार सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कुलदीप बिश्नोई जो अभी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं। अभी तक इस चीज को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई जाते हैं तो क्या इसका निकाय चुनाव पर या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, और क्या रोकने की कोशिश करनी चाहिए कांग्रेस को? ये ना हाइपोथेटिक सवाल है जो आप सुनिए। अभी कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे साथ हैं, और जब बड़ा परिवार होता है, गर्ग साहब है आपकी पार्टी में, इसलिए मैंने कहा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, अटकलें चल रही हैं। तो राजकुमार जी से सिर्फ इसी पक्ष में या निष्पक्ष एक जो जानकारी है वो देने के लिए कि इसका कितना ज्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है और क्या कांग्रेस को उनकी नाराजगी को दूर करना चाहिए, ये है। जी गर्ग साहब आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी आप। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं जी। ये ठीक है कि पिछले 2005 के बाद से 2022 तक उन्होंने अपने पिता भजनलाल की जो विरासत थी, जनाधार था, उसको लगातार गंवाया है, उसमें ऐड कुछ नहीं किया। लेकिन आज भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, जो आपने कहा कि बीजेपी में जा सकते हैं या रहेंगे, कांग्रेस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है जिस तरह की पहल अभी तक कांग्रेस में संगठन का ढांचा बनाने की हुई है, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को रोकने की कोई गंभीर पहल कर रही है जी। फिर भी अगर रोक पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा इसका होगा, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। ठीक है गर्ग साहब आप अपनी बात जी जाते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं जी, तो ये भी स्वाभाविक है उस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। गर्ग साहब आप अपनी बात को रखिए, इसी के साथ ये बताइए कि कांग्रेस के अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? मैं पहले आपने दूसरे सवाल का जवाब जी, आप दोनों का ही दे दीजिए। जहाँ तक सिंबल का सवाल है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम हमारे लीडरान अभी 1 या 2 दिन के अंदर, आज भी जैसे चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, कल भी रहेगा, 1-2 दिन के अंदर पार्टी हाईकमान की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा कि पार्टी चुनाव जो है वो चिन्ह पर लड़ने जा रही है या क्या करने जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी पार्टी, आप ये देखिए कि अब जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं, पूरी पार्टी एकजुट है, नेता हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस की नीयत और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब ये समय आ गया है कि हम पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इन चुनाव के अंदर उतरेगी, गली मोहल्ले और वार्ड तक उतरेगी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से किरण जी और कह देता हूं, भाजपा के प्रवक्ता जी के लिए भी कह देता हूं कि ये चुनाव कोई हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चाइना, गाय या गौ माता के लिए नहीं हो रहे। ये चुनाव जो होंगे, जैसे अभी हमारे जो ये सीनियर पत्रकार राजकुमार जी है ये कह रहे थे, ये जनता से जो छोटे चुनाव होते हैं ये बिल्कुल आम जनता से जुड़े हुए छोटी छोटी चीजों के ऊपर आधारित होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि इन चुनावों के अंदर मुझे लगता है गली सड़क, महंगाई, बहुत छोटी सीवरेज, आप रोहतक शहर का, मैं रोहतक शहर से आपसे बात कर रहा हूँ, रोहतक शहर की अगर मैं आज आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो नहीं है चलिए, लेकिन हमारे साथ लगते एरियोज के अंदर चुनाव, पीने का पानी, अगर आप ये कहें कि कोयला मिला हुआ है उसके अंदर, गंदा, बिल्कुल गंदा पानी, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई है, मोहल्ले तक आप निकल के देखो तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है वो तो गढ़ है सर, वो तो गढ़ है तो वहां तो चीजें होंगे, लेकिन इसके अलावा सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, ये सब
की भी तो वहां पर तो चुनौती है कांग्रेस के लिए। मैं रोहतक ऐसा ना, जब आप चावल बनाते हैं तो सिर्फ एक चावल खाते हैं, पूरे चावल का पता लग जाता है। मैं आपको रोहतक की बता रहा हूं, तो ये पूरे प्रदेश का यही हाल है। ठीक है, रोहतक से समझ जाए कि पूरा हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। सिंह साहब, भूपेंद्र सिंह साहब आपके पास आएंगे, आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं उसको रखिए, और उसके साथ ये भी सिंबल को तो लेके था, क्या जेजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं समझ पाएंगे। थोड़ा जल्दी से सर, 30 सेकंड्स में अपनी बात रख दीजिए। देखिए, तो हमारे प्रवक्ता ने, जो कांग्रेस के भाई है, उन्होंने एक बात कही थी कि लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए हमारी 31 सीटें आई, और जो ये 31 सीटें आई उसमें ना तो भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के लीडर थे और ना कांग्रेस के प्रधान थे। शैलजा जब कांग्रेस की प्रधान थी, जिसको इन्होंने बेइज्जत करके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो इनको बेइज्जत करके और इसको निकाला है, और जो अशोक तंवर पहले प्रधान थे उनसे तो मैन हैंडलिंग करी थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये महिला थी इसलिए इनके हाथ पैर नहीं तोड़े, बाकी कसर कुछ नहीं छोड़ी, बेइज्जत करके इनको 2 महीने के बाद जल्दी से बता दीजिए, जेजेपी के साथ मिलकर के लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व को फैसला करना है। 27 और 28 तारीख को हमारा तय हो जाएगा। चलिए, इंतजार रहेगा 27 और 28 का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त की कमी की वजह से मैं बड़ी बहस को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव होना है, राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं। देखना है कि जनता निकाय चुनाव में किस प्रतिनिधि को, किस पार्टी को जिता करके लेके आती है, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट है। इसके बाद विधानसभा और फिर लोकसभा का चुनाव। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एम प्राइम के साथ।